स्टूडेंट्स, वेलकम सनराइज ऑनलाइन क्लासेस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमारी फर्स्ट थी फंक्शनल फॉर्मेनशिप। किसकी टेक्निक थी? आई होप आपको याद होगा। ये हम टेलर की टेक्निक्स पढ़ रहे थे। अब हम उसके आगे की सेकंड टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं, वो है सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। ओके, नाउ इस टेक्निक के अंदर है क्या? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, मतलब वर्क कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। इट मीन्स वहां के वर्कर्स को काम करने में सुविधा हो। दूसरा, स्टैंडर्डाइजेशन, वर्क एक स्टैंडर्ड में हो, क्योंकि जो भी हमें आउटपुट्स मिले वो एक स्टैंडर्ड पर मिले। उससे पहले हम एक बात कर लें कि स्टैंडर्ड होते क्या हैं, ये क्या चीज़ है स्टैंडर्ड। तो नॉर्मल से आप जानते हैं कि अगर मैं एक बात कहें, नॉर्मल से आप बात करते हैं ना यार कि नहीं यार इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। एक बंदा ऐसा है जो नॉर्मल्स मोबाइल यूज़ कर रहा है, नोकिया हो गया, सैमसंग हो गया, ठीक है, बट अगर आपका ही एक फ्रेंड एप्पल का फ़ोन यूज़ करता है तो आपको क्या लगेगा? अरे यार हाई स्टैंडर्ड है ना। हमारी देखने का व्यू या उसका देखने का एक नज़रिया ही बदल जाता है। दैट इज़ द स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ पर टेलर जी का कहना क्या था? वो क्या चाहते थे? वो यहाँ ये कहते थे कि वो हर चीज़ के बीच में साइंस को डाल देते थे। इसलिए क्या कहना, उनका काम ही यही था, ठीक है ना। तो अब हर चीज़ में आप साइंटिफिक मेथड को तो डाल ही देना। वो ये चाहते थे कि जो भी वर्क हो, मीन्स वर्क में जो भी हम वर्क करने का हमारा जो तरीका हो, उसका स्टैंडर्ड जो हो वो साइंटिफिक मेथड से होना चाहिए। अब साइंटिफिक मेथड से करेंगे कैसे, उसी के बारे में तो हमें डिस्कस करना है। तो क्या कहा उन्होंने, देखते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज एम्फेसिस ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। वहाँ ये कहते थे, वो इस बात पर जोर देते थे कि बिजनेस की कोई भी स्टेप चल रही हो वहां पर साइंटिफिक मैनेजमेंट तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। एक स्टैंडर्ड वाला होना चाहिए। कैसे? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल। स्टैंडर्डाइजेशन आउटपुट पॉसिबल होगा इफ स्टैंडर्ड इज मेंटेन, अगर हमने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया। राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ टूल्स, equipment and machine to use, maximize the output by keeping the in mind the quality standard। माना आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। सपोज आप मान के चले मोबाइल बनाने की ही आपकी कंपनी है, ओके। अब इस मोबाइल बनाने की कंपनी में आपने ये सोचा है कि मुझे एक स्टैंडर्ड मोबाइल बनाना है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड मोबाइल बनाने के लिए आपको कुछ भी बातों का ध्यान रखना होगा। इट मीन्स आप जो इसमें कैमरा फिट कर रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तभी तो वो इतना चलेगा। दूसरा, मोबाइल की जो बॉडी है उसकी क्वालिटी पर भी आपको ध्यान देना होगा, उसकी बैटरी पर भी ध्यान देना होगा। इट मीन्स आप जैसा इसके अंदर इनपुट डालोगे वैसा मोबाइल बाहर निकल कर आएगा, ओके। इसीलिए तो हर एक कंपनी ने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं। इन स्टैंडर्ड को किन कंपनियों ने ध्यान दिया है, आप इसके ऊपर हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सैमसंग, रेडमी, ओप्पो, इन लोगों ने अपने क्या है, एप्पल सबसे बेस्ट। अगर अभी हम नॉर्मल सी बात कहें तो यहाँ पर आपके दिमाग में जिसका भी स्टैंडर्ड कहा जाए, हाई स्टैंडर्ड किसका? एप्पल। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी ही दे रहा है ये सारी चीजों की। सबसे बेस्ट क्वालिटी अभी हमारे पास कौन देता है? एप्पल देता है। फिर इन्होंने भी अपने अपने कुछ स्टैंडर्ड बताए हैं। सैमसंग के अंदर मॉडल देख लो, 11, 12, 30, 30, 31, हर दुनिया भर के मॉडल उसने डाल रखे हैं। और हर एक के अंदर डिस्क्रिप्शन में बताता है इसका कैमरा इतने पिक्सल का है, इसकी बैटरी इतने पिक्सल की, इसकी रैम इतने की है। तो इसने हर एक में एक अपना स्टैंडर्ड डाला है, और वो साइंटिफिक मेथड से, ताकि लोग अपनी इच्छा से अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से मोबाइल कर लें। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में
लो लेवल के लोग भी है, मिडल भी है और हाई भी है। तो उसने तीनों स्टैंडर्ड के हिसाब से मोबाइल बना डाला। ये चीज क्या आती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि हमें लो लेवल वालों के लिए भी स्टैंडर्ड मोबाइल बनाना है। मिडिल वालों के लिए और हाई लेवल वालों के लिए तो बना ही रहे हैं, लो लेवल वालों के लिए भी बनाना है कि हमारा मोबाइल लो लेवल लाइन के लोगों को तक भी अप्रोच कर सकें। तो उन्होंने ये साइंटिफिक मैनेजमेंट डाला कि हम किसके अंदर जैसा इनपुट डालेंगे वैसी वैसी लाइन का प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड, बट it refer to setting up standard for size, type, weight, measure and quality। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये नहीं कि खाली क्वालिटी ही अच्छी होनी चाहिए, आपको उसकी साइज, टाइप, वेट, क्वालिटी, इनके ऊपर भी बार बार आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट लगाने पड़ेंगे। आपको वहां पर अपने इस पे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जैसे नोकिया वालों का सबसे बढ़िया क्या था कि उन्होंने दो ही चीजें हमें अच्छी दी थी, बैटरी और उसकी बॉडी। ओके, बाकी दूसरी चीजों पर उन्होंने दूसरे स्टैंडर्ड पर ध्यान नहीं दिया। तो आज नोकिया हमारी क्या हो गई, डाउन हो गई। इसी की जगह दूसरी कंपनी वालों ने क्या करा, कैमरे की क्वालिटी को बढ़ाया, मोबाइल की साइज को बढ़ा दिया, उनकी क्वालिटी को बढ़ा दिया, है ना। तो ये अलग अलग उनके टाइप देना शुरू कर दिए मोबाइल में, हर एक अलग अलग तरह के मॉडल निकाल दिए। तो ये भी किसको प्रिस्क्राइब कर रहा है, स्टैंडर्ड को प्रिस्क्राइब कर रहा है। तभी आप मार्केट में सरवाइव कर पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी सेलेक्टेड टू डेवलप स्टैंडर्ड। अब ये कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी सेलेक्ट डेवलप स्टैंडर्ड। आपको इन चीजों के लिए कुछ स्टैंडर्ड डेवलप करने होंगे। अब ये स्टैंडर्ड कैसे डेवलप करोगे, कह देने से तो डेवलप होता नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए करना है टू सेटअप द स्टैंडर्ड, द मैनेजर मस्ट मेक यूज वर्क स्टडी। उसको क्या करना है, वर्क स्टडी करनी है, जो कि हमारी तीसरी टेक्निक है। अब वो उस वर्क स्टडी के अंदर क्या स्टडी करेगा, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फिटिग स्टडी, ये सब के बारे में हम बाद में डिटेल से और पढ़ते चले जाएंगे। तभी आप एक अपना स्टैंडर्ड डेवलप कर पाएंगे। क्लियर? आई होप आपको दूसरी टेक्निक समझ में आई होगी। मैं यहाँ पर आपको इसका थोड़ा सा समरी करके बता देती हूँ वापस, ताकि आपको इजीली याद हो जाए। टेलर जी का कहना ये था कि हर एक वर्क जो हो और उसका जो आउटपुट हो वो स्टैंडर्ड और सिंप्लीफिकेशन के साथ होना चाहिए। उसके लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम जैसा इनपुट करेंगे वैसी ही क्वालिटी का आउटपुट बाहर आएगा। तो हमें हर एक चीज का सिलेक्शन में स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। इट मीन जैसा रॉ मटेरियल डालोगे वैसा ही आउटपुट निकल कर आएगा। ओके। तीसरी बात उन्होंने ये बताई थी कि स्टैंडर्ड का मतलब केवल क्वालिटी से नहीं होता है। हमें यहाँ पर ये ध्यान भी देना है कि उसका टाइप कैसा है, उसका साइज कैसा है, कितना वेट होना चाहिए, कितनी क्वालिटी होना चाहिए, इसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना है। और ये सब चीज करने के लिए हमें क्या डेवलप करना होगा, स्टैंडर्ड डेवलप करना होगा। और इस स्टैंडर्ड को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना है, वर्क स्टडी करनी है कि हम काम किस तरीके से कर रहे हैं, किन किन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, ताकि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो डेवलप हो सके। क्लियर? अब ऐसा करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जनरली ये ऑब्जेक्टिव आप सेल्फ बना सकते हैं, बट मैंने स्पेशली यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है तो आपके पास एक्यूरेट आंसर रहे, इसीलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। टू रिड्यूस अ गिवन लाइन प्रोडक्ट टू फिक्स्ड टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करते हैं तो आप प्रोडक्ट का टाइप फिक्स कर सकते हैं, साइज कर सकते हैं, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप एग्जाम में एज ए मोबाइल का बता सकते हैं। मैंने अभी जस्ट आपको मोबाइल का डिस्क्रिप्शन दिया था।
to allow interchangeability of manufacturing parts and output among different department and branches। यहाँ पर एक ये सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए कि जो भी आप मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं उसके पार्ट्स कुछ इंटरचेंजेबल होना जरूरी है। अगर आप इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं या कुछ इस तरीके की मशीनरी यूज तैयार करते हैं तो वो और ज्यादा बढ़िया है। अभी मैं एक बात कह दूं कि सैमसंग का जो मोबाइल है वो खाली एयरटेल की सिम को ही एक्सेप्ट करेगा, तो ये तो हो गई ना एक दिक्कत वाली बात कि नहीं यार उसमें तो खाली एक एयरटेल की सिम लगेगी, या उसमें इतनी ही नाप की सिम लग सकती है, उसमें अगर वोडाफोन वाले की सिम बड़ी है तो वो नहीं लग सकती, तो इसका मतलब वो पार्ट तो उसमें काम ही नहीं करेगा। ऐसी चीज में तो आपके लिए तो दिक्कत हो गई ना। अभी आपने बीच में सोच लिया कि नहीं अब मुझे एयरटेल का नेटवर्क नहीं इशू करना यूज करना है, मुझे तो अब जियो का यूज करना है, तो क्या वो सिम उसमें फिट हो सकेगी? बिल्कुल। अब आपने ऐसा अपने मोबाइल का स्टैंडर्ड रखा है कि किसी भी कंपनी की सिम डालो आपका मोबाइल वर्कआउट करेगा, तो आपका पार्ट उसके अंदर इंटरचेंजेबल होना चाहिए। टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। टू सेटअप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मैन एंड मशीन, ठीक है, हमें यहाँ पर इसकी भी परफॉर्मेंस सेट करनी है, मैन एंड मशीन की भी। क्लियर? तो ये तो था हमारा सेकंड टेक्निक, स्टैंडर्डाइजेशन। अब हमारी जो थर्ड जो चीज चल रही है वो है वर्क स्टडी। घबराना मत, मैं पूरी की पूरी स्टडी इसका आज नहीं करूंगी, शॉर्ट में हम 2 ही स्टडी इसका पार्ट करेंगे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो फिर कहोगे मैडम आपने तो 2 घंटे का वीडियो बना दिया, हम इतना तो देख ही नहीं सकते हैं, है ना। तो देखो तीसरी बात कही थी कि कुछ स्टैंडर्ड आपको डेवलप करने हैं तो उसके लिए आपको करनी पड़ेंगी वर्क स्टडी। तो तीसरी टेक्निक हो जाती है हमारी वर्क। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, पहली टेक्निक कौन सी थी? फंक्शनल। दूसरी कौन सी थी? सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तीसरी थी हमारी वर्क। इन 3 टेक्निक पर टेलर जी का बहुत ज्यादा एम्फेसिस था। और जो वर्क स्टडी है, वर्क स्टडी के अंदर हम 6 तरह की स्टडी करते हैं। घबराना मत, बहुत इजी है। आप इसके अंदर मैटर जो है आप बहुत कुछ मन से लिख सकते हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि लिखना क्या है, बाकी आप बहुत इजी गोइंग मन से लिख सकते हैं। हम 6 तरह की वर्क स्टडी करेंगे। मेंटल रिवोल्यूशन, फैटिग, मोशन, मेथड, डिफरेंट पीस वाइज सिस्टम एंड टाइम स्टडी, जिसके अंदर हम पहले 2 चीज की हम कर रहे हैं, फैटिग स्टडी और मेथड स्टडी। अब आई होप फैटिग आपने नाम सुना होगा। ये फैटिग होता क्या है? ठीक है, एक जनरल सी बात करते हैं। आप लोग स्कूल में आते हैं, ठीक है, इस स्कूल में आप आते हो, सबसे पहले आपका कर्म रहता है, प्रेयर चलती है, ठीक है, फिर 4 पीरियड चलते हैं, एक इंटरवल हो जाता है और फिर वापस 4 पीरियड चलते हैं, ठीक है। अगर मैं इस इंटरवल वाले पार्ट को हटा दूं, रियली मैं हटा दूं, और आपको ये 8 पीरियड एक साथ पढ़ने हैं, अब आपको कैसा फील हो रहा है? फ्रस्ट्रेट, टायर्ड, मेंटल डिप्रेशन, इस तरह की स्थिति आ जाएंगी। अरे आपको कंटिन्यू काम करने को बोल दिया गया है, आपको कंटिन्यू इस तरीके से कि बिना हिले डुले आपको सिर्फ आपकी स्टडी पर ध्यान देना है। ऐसी स्थिति में क्या हो जाते हो आप? एकदम से टायर्ड हो जाते हो। तो इस स्टडी को एक्चुअली ऑब्जर्व किया गया था स्टूडेंट की, तो वहां एक ये सेटअप किया गया, क्यों ना एक ऐसा इंटरवल डाल दिया जाए जहां पर चाहे तो स्टूडेंट्स हों या स्टाफ हो, टीचिंग स्टाफ, वो 2 मिनट के लिए एक बार रिफ्रेश हो जाए, चाहे जो चाय पानी पीना है चाय पीने, लंच करना है लंच करना, इससे एक फ्रेश फीलिंग आ जाती है और दोबारा हम हमारी स्टडी में लग जाते हैं। तो ये जो चीज थी वो है फैटिग स्टडी। तो टेलर जी का मानना ये था कि क्या होता है, वर्कर एक काम कर रहा है, सपोज फैक्ट्री में एक वर्कर है, वो कंटिन्यू इस माल को ले जाता है और उस रूम तक रख देता है।
ऐसी स्थिति में यहाँ पर 2 घंटे तक तो बहुत अच्छे से काम कर रहा था। तीसरा घंटा आते आते उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई। चौथे घंटे में आते तक तो वो निढाल सा हो गया, बहुत उसकी स्पीड स्लो हो गई। तो उन्होंने ये करा कि क्यों ना इसको बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक दे दिया जाए। एक स्मॉल ब्रेक दे दिया जाए 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद एक थोड़ा बिग ब्रेक दे दिया जाए, और 1 घंटे के बाद वापस एक स्मॉल ब्रेक दे दिया जाए। ऐसी कंडीशन में क्या उसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। पहला वाला ब्रेक आपने सपोज 10 मिनट का दिया, फिर एक 30 मिनट का दे दिया, और एक फिर आपने 10 मिनट का दे दिया। तो वर्कर ने यहाँ पर जब रेस्ट कर करके काम किया तो इसकी इफिशियंसी क्या हो गई? बढ़ गई। अब जो वो काम पहले कंटिन्यू करके थक जाता था, अब उसको वो थकान नहीं लगती है। ये उन्होंने स्पेशली ऑब्जर्व करा। इसको कहा गया फैटिग स्टडी, कि किसी वर्कर को काम करने में कितने रेस्ट की जरूरत है, उस चीज को आप ऑब्जर्व करें और उतना उसको रेस्ट दें, ताकि उसकी जो इफिशियंसी है वो कम ना हो, वो उस काम को कंटिन्यू उसी इफिशियंसी के साथ काम कर सके। क्लियर? देख लेते हैं थ्योरी में हमने क्या लिखा है। दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्ट टू स्टडी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। हमें इंटरवल वर्कर्स को कितने देने की जरूरत है? 2, 3, 1 हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करता है। तो हम वहाँ के वर्कर का वर्क करने के तरीके को पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी या कितने इंटरवल हमें फ्रीक्वेंसी के रखने हैं वो हम डिसाइड करेंगे कि कितना इंटरवल देना चाहिए। द नंबर ऑफ इंटरवल, देन द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, उस इंटरवल का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, ये चीज भी हमें इसको ऑब्जर्व करनी है। अ पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड व्हेन ही इज परफॉर्मिंग अ जॉब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी पर्सन है वो थक जाता है अगर उसको लंबे समय तक एक ही काम करने को कह दिया जाए। मैं आपको कह दूं कि आपको 2 चैप्टर्स याद करने के, आप कंटिन्यू याद कर पाओगे? अब मैंने कह दिया कि आप इस 2 चैप्टर के लिए 4 बार आप बैठेंगे। समझ में? आज दिन में आप 4 बार सेटिंग करेंगे। फर्स्ट टाइम की सिटिंग में आप आधा लेसन याद करेंगे, सेटिंग सिटिंग में आप आधा याद करेंगे, थर्ड में आप आधा याद करेंगे, देन फोर्थ में आप वापस आधा कर लेंगे। 4 सिटिंग करेंगे और 2 लेसन कंप्लीट करेंगे। यकीन मानो आपका काम बहुत अच्छे से होगा। इसी जगह आपको इंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है कि जब तक आपके 2 लेसन कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक आप उठोगे नहीं, तो आपका यकीन मानो सेकंड लेसन उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाएगा अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो। क्लियर? तो ये डिपेंड करता है कि कितनी फ्रिक्वेंसी देनी है और उसका कितना ड्यूरेशन भी होना चाहिए। देयर इज ऑलवेज नीड फॉर रेस्ट इंटरवल, क्योंकि हमें रेस्ट की तो जरूरत है, क्योंकि ह्यूमन पावर से थक जाती हैं। टेलर सजेस्टेड दैट द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द विश एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स। ठीक है ना? यहाँ टेलर सजेस्ट करते हैं कि जो टाइम पीरियड है या फ्रिक्वेंसी है इंटरवल की, वो अपने विश से स्टार्ट नहीं करना है। मैनेजर अपनी विश से या अपने एक्सपीरियंस से ना डिसाइड करना, नहीं 10 मिनट का ब्रेक बहुत है, नहीं आधी घंटे का ब्रेक बहुत है, आज 1 घंटे का बहुत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर आपको बट क्या लगानी होगी? बट टू गिव अ साइंटिफिक अप्रोच फैटिग स्टडी मस्ट बी कंडक्ट। आपको वहाँ साइंटिफिक अप्रोच के साथ काम करना होगा कि इस वर्कर का काम इस तरीके का है, मतलब मैनुअल बहुत ज्यादा वर्क है। कुछ वर्कर मशीन पर काम कर रहे हैं, उनको थकान नहीं होगी, बट कुछ वर्कर मैनुअल काम कर रहे हैं तो उन वर्कर्स को ज्यादा रेस्ट की जरूरत होगी। तो वहां आप एक साइंटिफिक अप्रोच के हिसाब से उनके अलग अलग इंटरवल सेट कर दीजिए, तो उस मेथड से वो काम करेंगे तो वर्कर थकेंगे भी नहीं और प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। टू कंडक्ट अ फैटिग स्टडी, टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर व्हेन ही इज परफॉर्मिंग अ जॉब, not down time, when the worker start getting tired and when his efficiency level start decreasing, then give him break। यहाँ पर हम फैटिग स्टडी करेंगे कैसे स्टार्ट? तो टेलर ने हमें कहा है कि आप वर्कर को
ऑब्जर्व करो कि जैसे ही वो जॉब स्टार्ट करता है और कब तक वो बिना थके काम करता है, कितने घंटे तक वो बिना थके काम कर लेता है और कब उनकी डिक्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे इस लेवल पर उनकी थकान शुरू होने लगी है, वहां उनको क्या दे दो, एक ब्रेक दे दो। अब वो ब्रेक का टाइम में भी आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ये 10 मिनट में एनर्जेटिक होते हैं या 15 मिनट में होते हैं या आधे घंटे में होते हैं। वहां आपने एक बार ब्रेक दिया, अगेन उनसे आपने काम करवाया, फिर आपने ऑब्जर्व करा कि नहीं अब इतने घंटे बाद उनको थकान हो रही है, तो यहाँ पर हम इतने ड्यूरेशन का ब्रेक दे सकते हैं। क्लियर? तो आप ऐसा 2-3 दिन तक अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, देन आप उनके इंटरवल डिसाइड कर सकते हैं। This time can be noted to decide frequency of rest interval during break. After how much time the worker become fresh to rejoin the work, can the time for the rest interval। वो यहाँ पर वही बात बताइए कि आप जैसे ही इंटरवल देते हैं और उसके बाद हमारा जो वर्कर है वो वापस फ्रेश हो जाता है, उस काम को रिजॉइन कर सकता है। So if frequency and time for rest interval is fixed by the observed worker, definitely it will be more scientific। ये आपका एक बहुत साइंटिफिक मेथड है और ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो भी करती है। क्लियर? तो ये आपका था फटीग स्टडी। शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देते हैं कि क्या क्या आपको लिखना है। पहला, फटीग स्टडी होता क्या है, उसके अंदर हम टाइम इंटरवल सेट करते हैं, कितने इंटरवल होना चाहिए, कितना उनका ड्यूरेशन होना चाहिए, पहला तो ये आएगा। दूसरा, फटीग स्टडी की जरूरत क्यों है, क्योंकि ह्यूमन है वो कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं तो थक जाते हैं। दूसरी बात आप ये बताओगे। तीसरी बात, ऐसा करने के लिए टेलर जी ने कहा है कि आप अपने मन से कोई इंटरवल ना दे दें, अपने एक्सपीरियंस से ना दें, उसके पीछे आप साइंटिफिक अप्रोच लगाएं। किसकी? फटीग स्टडी की। ठीक, अब उस अप्रोच को कैसे बनाएंगे, आप उसके लिए ऑब्जर्व करेंगे कि वर्कर किस तरीके से काम कर रहे हैं, कब वो थकते हैं, कब उनकी इफिशिएंसी डाउन हो जाती है। जैसे ही आपने नोट किया, आपने वहां ब्रेक दे दिया। अब आप ब्रेक देने के बाद देखते हैं कि वर्कर वापस फ्रेश हो गए हैं और काम को बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं। दैट इज द फटीग स्टडी। क्लियर? ये जो मैं लास्ट में आपको इसकी समरी बताती हूँ, ये समरी आपको याद करने के बाद 110% बोलनी है। अगर आपने जो ये मेरी तरह की समरी बोल दी है, यकीन मानो आपके बोर्ड एग्जाम जब भी कंडक्ट होंगे आप तब तक भी नहीं भूलेंगे कि इसके अंदर क्या कहा था टेलर जी ने। खाली आपको कीवर्ड को रिमाइंड करना है, सेंटेंस ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। ओके बेटा, नाउ एक स्टडी और हम पढ़ लेते हैं, मेथड स्टडी। बाकी की 4 स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेथड स्टडी क्या कहती है कि देखा जाए ना तो कोई भी काम के करने को बहुत सारे तरीके होते हैं। जनरली आप अपने ऊपर ये चीज देखें कि मैं आपको 4 बच्चे हम बैठे हैं सपोज क्लास में, एक ऑब्जर्व करता है टीचर कि इन 4 बच्चों के अंदर इनको याद करने के लिए कहा गया, सपोज मेथड स्टडी का टॉपिक आप याद करके बताएं। अब उन 4 के ऊपर एक टीचर ऑब्जर्व कर रहा है कि कौन सा स्टूडेंट किस तरीके से उसको याद करता है। एक बच्चा होगा जिसने बहुत जल्दी याद कर लिया, एक बच्चा होगा जिसने उससे थोड़े समय बाद करा, एक बच्चा ऐसा है जो अभी याद कर रहा है, और एक तो याद हुआ ही नहीं है मैडम अभी तक। ऐसे टॉपिक आते हैं, ऐसा क्लास में नजर आता है। ठीक है, जिसने सबसे फर्स्ट याद कर लिया, जब उससे आंसर पूछे जाते हैं तो कुछ पॉइंट मिसिंग हमें मिलते हैं। इट मीन्स उसकी क्वालिटी सही नहीं आई। अब जो सेकेंड स्टेप वाला था, हमने जब उससे एक्सप्लेनेशन सुना गया तो वहां पर यह आता है कि उसने हर एक चीज प्रॉपर बताई है। क्लियर? ना थर्ड से हम बात करते हैं तो थर्ड वाला भी बता तो रहा है पर थोड़ा सोच सोच के बता रहा है, इवन पर वो बता देता है। कुछ 3 हमें ऑब्जर्वेशन नजर आए और लास्ट वालों ने तो मैडम होता ही नहीं है। क्लियर? तो अब ये 4-5 बच्चों में हमें ये आउटपुट निकल कर आता है, होता ही नहीं है का मतलब उसके पास कोई मेथड ही नहीं है, उसको छोड़ दो। फर्स्ट वाले में क्वालिटी हमें इतनी अच्छी नहीं मिली थी, तो जो सेकंड और थर्ड वाले स्टूडेंट थे वहां हमें उस मेथड को फॉलो करना है। उन बच्चों से मेथड को पूछा गया, आपने कौन सा मेथड एप्लीकेबल किया था, तो एक बच्चा अपना मेथड बताता है, दूसरा बच्चा अपना मेथड बताता है।
क्लियर। उस मेथड को जस्टिफाई करके वो मेथड सारे बच्चों पर एप्लीकेबल किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो अब टॉपिक सारे बच्चों को लर्न था। क्लियर। तो ये होती है मेथड स्टडी। मतलब आप बेस्ट मेथड का यूज करें, उससे आप अपना आउटपुट बहुत अच्छा दे पाएंगे, क्वालिटी भी मेंटेन दे पाएंगे और वर्कर की इफिशिएंसी भी बनी रहेगी। ये कहलाती है आपकी मेथड स्टडी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैडम फिर आप हमें थोड़ा गाइड कर दो, बीओ में हम क्वेश्चंस कैसे याद करेंगे, कैसे इसको करेंगे। तो इसके लिए वैसे मैंने कितनी बार क्लासेस में बताया है, एक शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ। जैसे हमारी मेथड स्टडी ही चल रही है, सबसे पहले लिखा क्या है उसको समझ लो। समझने के बाद एक बार और इस टॉपिक को पढ़ो, आपको कुछ और अच्छा समझ में आएगा। और लास्ट एक तीसरी स्टडी बहुत अच्छे से कर लो। मतलब इस एक टॉपिक को मैंने 3 बार पढ़ लिया। अब ये 3 बार पढ़ने के बाद मुझे चौथी बार अपनी दीवारों को एक्सप्लेनेशन देना है कि मैंने जो पढ़ा मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपने परफेक्टली एक्सप्लेनेशन दे दिया, इट मीन्स आपको याद बहुत अच्छे से हो चुका है। बट आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो एक लास्ट 5वीं स्टडी और कर लीजिए, देन फिनिश। ये टॉपिक यकीन मानो आप नहीं भूल पाएंगे। क्लियर। और बाकी सबके मेथड्स और अलग है, बट बिजनेस स्टडीज का बेस्ट मेथड ही यही है। द मेथड स्टडी टेक्निक of scientific management is conducted to fix out the one best method or way of performing the job which keep production cost minimum and make the maximum use of resources of the organization। जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन मटेरियल याद करने के ऊपर एग्जांपल दिया था, वहां पर जस्ट यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बेस्ट मेथड निकाला जाता है और उसी के अकॉर्डिंग जॉब परफॉर्म किया जाता है ताकि मिनिमम कॉस्ट आए और मैक्सिमम यूज हो रिसोर्सेज का। ऐसा मेथड नहीं होना चाहिए जिससे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाए और रिसोर्सेज भी वेस्ट हों। टेलर सजेस्टेड दैट मेथड ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द रूल ऑफ थंब। ये बार बार टॉपिक आ रहा है, रूल ऑफ थंब मैं आपको समझा चुकी थी पिछली वीडियो में। बट ऑल द मेथड मस्ट बी ट्राइड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वन ऑफ विच bring maximum benefit with maximum cost must be selected। टेलर जी का कहना ये था कि ऐसा ना है कि कोई भी मेथड रूल ऑफ थंब से एप्लीकेबल हो जाए। इट मीन्स एक मैनेजर का एक्सपीरियंस है कि यार ये मेथड अच्छा है और आप उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया। उसके पीछे आप एक साइंटिफिक मेथड जरूर लगाइए, एक अप्रोच लगाइए। हर एक मेथड को एक बार तो आप ट्राई करके देख लो और उसके रिजल्ट पर आप नोटिस करो कि हाँ, अगर हमने इस रिजल्ट से काम किया है तो हमें इस तरीके का आउटपुट इतने समय में मिल रहा है, इस मेथड से काम कर रहे हैं तो हमें ये आउटपुट इतने समय में मिल रहा है ना। तो आप ऑब्जर्व करने के बाद में एक बेस्ट मेथड आप चूज कर सकते हैं। फिर बात होती है टू डिटरमाइन द बेस्ट वे there are certain parameters right from the procurement of raw material till the fixed product of delivered। यहाँ पर हमें एक बेस्ट मेथड निकालना है कि हम कौन सा रॉ मटेरियल लेकर फाइनल प्रोडक्ट हमारा डेवलप होता है। हर एक चीज का हमें पैरामीटर सेट करना होगा। कैसा रॉ मटेरियल होगा, कौन से तरीके से माल कंपनी में जाएगा, कैसे वो पैक होगा, कैसे वो डिलीवर होगा, हर एक चीज का मेथड आपको शो करना है। सपोज आपकी प्रोडक्ट एक ऐसा है जो बहुत जल्द खराब हो जाता है तो डिलीवरी का जो मेथड है वो फास्टली आपको सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो ऑन द रोड ही आपका मार्केट में माल खराब हो जाएगा। उतने चैनल्स डिस्ट्रीब्यूशन के आपको बढ़ाने होंगे, तो हर एक चीज का मेथड आपको बेस्ट चूज करना है। टेलर डेवलप द कंसेप्ट ऑफ असेंबली इन बाय यूजिंग मेथड। आपको हर एक मेथड को एक एक बार तो यूज करना ही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू मिनिमम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये मेथड स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको मिनिमम करना,
क्वालिटी को मैक्सिमाइज करना और कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे। ओके, आई होप आपको टेलर जी की ये बात समझ में आ गई होगी। इसकी भी एक समरी कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि हमें ऐसा करना है। यहाँ पर मेथड स्टडी सबसे पहले ये कहती है कि आपको बेस्ट मेथड्स सेलेक्ट करने होते हैं। उनके लिए आपको हर एक मेथड को चूज करना होगा, उसको अप्लाई करना होगा। बाद में आप एक बेस्ट मेथड का सिलेक्शन करेंगे। जब आप एक बेस्ट मेथड के सिलेक्शन कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं? रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट की डिलीवरी तक के हर एक स्टेप के मेथड आपको चूज करने होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हर एक को ट्राई करना होगा। और ऐसा इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? इनके 3 ऑब्जेक्ट थे, कॉस्ट को कम करना, क्वालिटी को इंक्रीज करना और वर्कर्स को सेटिस्फाइड करना। ओके, आई होप आपको मेथड स्टडी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी 4 स्टडीज और पढ़ेंगे। देन आपका पूरा टेलर का ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स टेलर ने जो जो भी बातें आपके कोर्स के लिए कही हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच।